नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, L24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर है मोतिहारी से, जहां रविवार के दिन जिला प्रशासन पूर्वी चंपारण और मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में समाहरणालय परिसर के समीप स्थित DRCC भवन में संध्या बजट पर समीक्षा हेतु पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक, सहायक समाहर्ता समीर सौरभ, चैम्बर के अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, महासचिव अभिमन्यु कुमार एवं सभी उपस्थित पैनलिस्ट के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण एवं चैम्बर अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल ने अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में पैनलिस्ट के रूप में डॉक्टर पवनेश कुमार अधिष्ठाता, वाणिज्य सहायक महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर गौरी जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित उगम पांडे कॉलेज, आशुतोष यादव रिसर्च स्कॉलर केंद्रीय विश्वविद्यालय, डॉक्टर अलका लल्हाल, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स डिपार्टमेंट केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं अंगद सिंह व्यवसायी उपस्थित थे। सभी ने अपने संबोधन में बजट पर किए गए इन क्षेत्रों के संबंधित घोषणाओं को आम जनों के समक्ष पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। जिला पदाधिकारी महोदय श्री शीर्षद कपिल अशोक ने अपने संबोधन में बजट के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए सरकार द्वारा घोषित 6 पिलर संबंधी समीक्षा रखी। कार्यक्रम के दूसरे सेशन में प्रश्नोत्तर काल रखा गया था, जिसमें उपस्थित व्यवसायी, शहर के बुद्धिजीवी, विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मन में उठ रहे कई प्रश्नों को पैनलिस्ट एवं पदाधिकारियों के समक्ष रखा, जिनका भरसक जवाब देने की कोशिश सभी के द्वारा की गई। प्रश्नोत्तर काल में श्री समीर सौरभ और सुधीर अग्रवाल ने भी शिरकत की और विभिन्न तरह के प्रश्नों का जवाब दिया। इस बजट समीक्षा कार्यक्रम हेतु मंच संचालन सीनियर डिप्टी कलेक्टर सुश्री दीपशिखा एवं निवर्तमान चैम्बर अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव ने संयुक्त रूप से तथा धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर महासचिव अभिमन्यु कुमार द्वारा की गई। मोतिहारी संवाददाता रवि गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे पार्लियामेंट में डिबेट हुआ है या जो हम टीवी चैनल पर डिबेट देखते हैं, उन सब के आधार पर हम एक बड़ा ही सरल शब्दों में आप सब तक अपनी बात को पहुंचाएं। ये रीज़न है कि हमारे सामने आप गेस्ट मौजूद हैं यहाँ पे, और इसी रीज़न से हम एक फेसबुक लाइव प्रोग्राम अभी कर रहे हैं ताकि हम लोगों का सवाल यहाँ पे ले सकें। तो इनिशियली मैं अपने 2 शब्द बोलना चाहूँगी बजट के बारे में कि ये बजट एक आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मुहिम है। इसमें सतत विकास का लक्ष्य रखा गया है और जैसा हम सब जानते हैं कि इसमें एक वी कर्व की बात की गई है। तो लॉकडाउन का हम सब ऐसा जानते हैं कैसा पड़ा है, तो ये इसमें उद्देश्य है, ये सोच है कि ये जो हमारा ग्रोथ रेट जो भी नीचे गिरा है वो काफ़ी ऊपर उछाल करेगा और ये बजट में जो भी चीज़ें कही गई हैं या लाई जाने वाली है वो जब ज़मीन पर आएंगे तो उसका काफ़ी अच्छा असर दिखेगा। इसी के साथ मैं अब अपने पैनलिस्ट के पास जाना चाहती हूँ और सबसे पहले डॉक्टर पवनेश कुमार, जो कि डीन है पंडित मदन मोहन मालवीय स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के मोतिहारी में। और बजट 2021 है, उसका जो थीम है, पिछले 3 सालों से सरकार जो है थीम के साथ आ रही है। बजट का जो थीम होता है, तो इस बार जो बजट है उसका थीम है आत्मनिर्भर भारत और संकल्प फॉर नेशन फर्स्ट, ये इसका थीम रखा गया है। और जैसा आपको मालूम है कि ये बजट जो है बहुत ही असामान्य परिस्थितियों के बीच में आया है। उसके 3 जो बड़े कारण हैं कि कोविड महामारी जैसा, जिससे पूरा विश्व प्रभावित है, और दूसरा आज जो तो मानसून सेशन में भारत सरकार जो है वो फार्मर्स बिल लेके आई है, 3 फार्मर्स बिल। पहला फार्मर बिल जो APMC से रिलेटेड था, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, और तीसरा जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जो संशोधन है उसको लेकर। तो ये तीनों बिल को लेकर एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बीच में ये बजट आया। तीसरा हम देखते हैं कि जो चाइना पे बॉर्डर पे हम लोग के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बीच में ये बजट आया है। और पूरा विश्व जो है इसमें, जैसा मैडम ने बताया, रिसेशन में चल रहा है, लेकिन जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो जो वी शेप कर्व है उसको अचीव करने की तरफ बढ़ रही है। एग्रीकल्चर जो है अभी तक जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे अधिक जो जोर दिया गया था वो एग्रीकल्चर पे दिया गया था। आज भी जो भारत का जो GDP है उसमें 17% का योगदान जो है वो एग्रीकल्चर का है, 50% के आसपास सर्विस सेक्टर का है और 30% के आसपास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है अभी तक जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो जो अर्थव्यवस्था के 3 जो बड़े सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में उस स्तर के जो रिफॉर्म्स होने चाहिए वो नहीं हो पाए। जैसे एक बात मैं कहूँ, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है ये उस दौर में बनाया गया था जब भारत में खाद्यान्न की कमी थी। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया और जैसा हम देखते हैं कि 1991 के बाद से
भारत नेट सरप्लस में चल रहा है एग्रीकल्चर में, जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे कम इंपोर्ट करते हैं, और सबसे अधिक इंपोर्ट हम कर रहे हैं एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल भारत में सबसे अधिक इंपोर्ट किया जाता है, जो हमारी ज़रूरतें उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कृषि आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ जरूर रही है, ऐसा पहुँचता है। एग्रीकल्चर जो है उसकी, एग्रीकल्चर का मतलब है लैंड। भारत में सबसे ज़्यादा जो किसान हैं वो छोटे और मध्यम स्तर के किसान हैं। लगभग अगर हम बात करें तो 80% ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। तो इसमें एक रिफॉर्म की जो बात चल रही थी, सरकार ने उसको आगे बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रिफॉर्म्स की बात चल रही है। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जिसने पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिया है, कोरोना काल में भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिया है, सभी सेक्टर्स निगेटिव में थे, एग्रीकल्चर पॉजिटिव में था। और भारत की लगभग जो 6 लाख गाँव है उसके 70% लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। तो इस मूव को, इस बजट को इस तौर पे लेना चाहिए कि भारत की जो, क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ लोगों को रोजगार नहीं दे रहा है, सिर्फ खाद्यान्न नहीं दे रहा है, ये खाद्यान्न के साथ साथ इंडस्ट्री को कच्चा माल भी देता है। तो इस तौर पे एग्रीकल्चर को लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस बजट में जो ये तीनों संशोधन किए गए, इसके प्रॉस एंड कॉन्स बिल्स आए हैं, इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर क्रेडिट को बढ़ाने की बात की गई है लाइट सेक्टर में, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो कुल मिला जुलाकर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आने वाले समय में जो आत्मनिर्भर भारत की हमारी अपेक्षा है उसको अचीव करने में ये सफल होगा। Very good afternoon to all of you present here. Respected DM sir, ADM sir, dignitaries present over here, my media friends, a very good warm afternoon. I do also thank the district administration और साथ ही में चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर किए हैं टू ब्रिंग द बजट टू द कॉमन पीपल। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, There is a common saying, health is wealth. और अगर हेल्थ ही अच्छा नहीं होगा तो फिर आगे हम लोग काम कैसे करेंगे? And this very saying goes true because of the pandemic. इस कोरोना काल में बहुत कुछ हो गया है और इसमें सभी के हेल्थ और इतना इफेक्ट हुए हैं कि it has laid a great emphasis on the economy also. इकोनॉमी भी मेरा इससे बहुत हद तक हैम्पर हुआ है। अभी जो इकोनॉमिक क्रैश आया है उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। कितने लोग जॉबलेस हुए, धंधे बंद हो गए हैं और ऐसे ही सिचुएशन में गवर्नमेंट का जो इस साल 21 का बजट है, इसमें हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी स्ट्रेस दिया गया है एंड विच इज़ अ वेरी गुड साइन, काफ़ी सराहनीय है। गवर्नमेंट क्लेम्स टू हैव डबल्ड इट्स स्पेंडिंग ऑन हेल्थ सेक्टर to 2.3 lakh crores, which is an increase of 137%, out of which 35,000 crore rupees have been allocated for COVID-19 vaccines. Nirmala Sitharaman ji has also declared that more funds will be provided if necessary. और इसके साथ एक और वैक्सीन का ऐलान किया गया था for the children, जो कि न्यूमोकॉकल वैक्सीन, a made in India product, which is presently limited to only 5 states, will now be rolled out across the country. इससे क्या होता है कि हम 50,000 चाइल्ड डेथ्स जो है उसको सेव कर सकते हैं, which is also a very good sign. Next we move to is a new scheme, a very important one, which has been launched, PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जिसमें 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे for the next 6 years to improve healthcare system of the country and to build new primary healthcare centers. Basically इसके अंदर अगर कोई पैंडेमिक आती है, कोई नई बीमारी फैलती है, तो उससे लड़ने के लिए इंडिया पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पब्लिक हेल्थ केयर लेबोरेटरीज को इंटीग्रेट किया जाएंगे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा इन द नियर फ्यूचर। सपोज इफ देयर इज एनी आउटब्रेक ऑफ एनी अदर डिजीज, कोई और बीमारी फैलती है, तो वी नीड सम स्टैटिस्टिकल डेटा जिससे कि हम रिलेट कर पाएँ कि पिछले बार ऐसा हुआ है तो हम लोग मतलब कितना कैसे करेंगे। सो फॉर दिस वी नीड एन इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर पब्लिक लेबोरेटरीज।
We have, the government has also established critical care hospital blocks in 602 districts. Then support of over 17,000 rural and 11,000 urban health and wellness centers. Expansion of integrated health information portal to all states and union territories, जिसके साथ पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट किए जा सके। इसके साथ ही 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट्स खोले जाएंगे, अपार्ट फ्रॉम द 33 प्रीवियस एग्जिस्टिंग वंस, दैट इज एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ एंट्री, 32 एयरपोर्ट्स, 11 सी पोर्ट्स पे एंड 7 लैंड क्रॉसिंग्स। एक और ऐलान हेल्थ सेक्टर में हुआ है, जो कि 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स खोले जाएंगे एंड हॉस्पिटल्स सेटअप किए जाना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉमन मैन। Apart from this, regarding health, comes the very next important point, which is nutrition, यानी पोषण। पोषण to children, women and lactating mothers, जो माएँ बच्चे को दूध पिलाती हैं। To strengthen the nutritional content, the government has merged supplementary nutrition program and Poshan Abhiyan to launch Mission Poshan 2.0। और इसके साथ ही जल जीवन मिशन पे भी जोर दिया गया है। टू अचीव बेटर हेल्थ, द गवर्नमेंट एम्स एट प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज with 2.68 crores of household tap connections to provide clean drinking water. नेक्स्ट हेल्थ सेक्टर पे अगर हम आते हैं तो स्वच्छ भारत एंड स्वस्थ भारत इज अनदर इशू। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिपीटेडली स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, सैनिटेशन एंड क्लीन रूरल एरियाज। गवर्नमेंट फोकस किए हैं ऑन स्लज मैनेजमेंट, फीकल स्लज मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि हमारे घर से जो नाले से पानी निकलती है या तो फैक्ट्रीज कारखाने से जो पानी निकलता है, ये वेस्ट वाटर को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है, दैट इज़ अनदर इशू। द थर्ड वन इज़ गार्बेज मैनेजमेंट, कूड़ा को कैसे हम सही तरीके से डिस्पोज करें सो दैट वी कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन ऑल्सो। रिडक्शन इन द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज एयर पोल्यूशन। How air pollution affects our environment is also a very important aspect. For this, Swachh Bharat Mission 2.0 has been launched and 500 Amrut cities to be connected. Scrapping policy has been launched to phase out old and unfit vehicles. इससे हमारे पुराने गाड़ी से धुआं निकलते हैं और इससे जो वायु प्रदूषण होती है वो काफ़ी खतरनाक है। जैसा कि हम एमएसएमई एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण हमने पिछले 7 से 8 महीनों में शायद सबसे अधिक सुना है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में जो बजट एलोकेट किया गया है एमएसएमई सेक्टर को, वो लगभग दुगना कर दिया गया है। जहां पर पिछले वित्तीय वर्ष में ये एलोकेशन 7,500 करोड़ तक का था, इस वर्ष वो लगभग 15,700 करोड़ के आसपास कर दिया गया है। एमएसएमई सेक्टर को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि ये सेक्टर इतना अहम है, इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की इकनॉमी को फर्श से अर्श पर ले जा सकता है और अर्श से फर्श पर भी ला सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये एमएसएमई सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट हमारे देश के लिए क्यों है। हमारे देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, उसका 40% हिस्सा एमएसएमई सेक्टर से आता है। दूसरा, लगभग जो हमारे देश का जो पूरा टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 40% हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। अब एक्सपोर्ट की एक देश के लिए क्या कीमत होती है, इससे हम भली भांति वाकिफ़ हैं। एक्सपोर्ट हमें वो हथियार देता है जिससे हम आने वाली समस्याओं से, आने वाली घटनाओं से, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे वो मार्केट फ्लक्चुएशन हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो डिफ्लेशन हो, चाहे वो पेंडेमिक कोविड-19 जैसा पेंडेमिक ही क्यों ना हो, उससे लड़ने का हथियार देता है। उस हथियार को हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में हम फॉरेक्स भी बोलते हैं। और तीसरा मुख्य कारण ये है
कि एमएसएमई लगभग भारत में प्रत्यक्ष रूप से 11 से 13 करोड़ लोगों को रोज़गार मुहैया करवाती है, और अगर ये सवाल अप्रत्यक्ष रूप को भी इसमें ऐड कर लिया जाए तो ये नंबर 15 से 27 करोड़ तक पहुंच जाता है। सरकार ने पिछले 7 से 8 महीने में, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो या ये बजट हो, कई सारी स्कीम्स और इंसेंटिव्स एमएसएमई सेक्टर के लिए लॉन्च की हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी स्कीम्स और इंसेंटिव्स लॉन्च करने के बाद भी सेक्टर की तुलना ग्रामीण क्षेत्रों के एमएसएमई से करेंगे तो आप पाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के एमएसएमई की परफॉर्मेंस शहरी क्षेत्र के एमएसएमई की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर है। उसका रीज़न यही है कि ये जो ट्रांसफ़र किए गए हैं, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हो, चाहे महिलाओं के खातों में 500 रुपये ट्रांसफ़र करना हो, इससे जो डिमांड जनरेट हुई है इसने ग्रामीण क्षेत्रों के एमएसएमई को इस सस्टेन करने में, इस पेंडेमिक को झेलने में, शॉक ऑब्जॉर्व करने में काफ़ी सहायता की है। और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस साल बजट में अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 14% से बढ़ा दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा होता है जिसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है बाकी खर्चों की तुलना में, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तुलना में। मल्टीप्लायर इम्पैक्ट को अगर मैं सरल शब्दों में बताऊँ तो जैसे अगर सरकार कोई परियोजना लेके आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर वो नेशनल हाईवे की परियोजना लेके आ रही है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। उस एम्प्लॉयमेंट से लोगों के हाथों में इनकम आती है, उस इनकम से डिमांड जनरेट होती है और अल्टीमेटली वो डिमांड प्रोडक्शन में जाती है और इससे जीडीपी की ग्रोथ होती है। हालांकि इसमें एक दिक्कत ये है कि कैपेक्स का जो नेचर होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। इस कैपेक्स जो हमारी परियोजनाएं हैं, जो लॉन्ग टर्म की परियोजनाएं हैं, उनको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने में लगभग 1.5 से 2 साल का वक्त लग जाता है। अब दिक्कत यहाँ पर उन एमएसएमईज़ को आती है जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है। अब जो एमएसएमई ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रेस में है, अब सवाल ये उठता है क्या वो 1.5 से 2 साल तक अपने आप को इस कर्ज और कंपनी में सर्वाइव कर पाएगी, जहाँ पर डिमांड की भी बहुत कमी है। और मुझे आगे आशा है कि सरकार आगे इस क्षेत्र में कुछ काम करेगी। जुड़ा हुआ एक टर्म है जिसे हम स्टार्टअप कहते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया को जब लॉन्च किया था 3 से 4 साल पहले, आज की डेट में इंडिया का जो स्टार्टअप बेस है वो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बेस रखता है आफ्टर यूएस एंड चाइना। लेकिन इसमें निराशा की बात यह है पिछले 1 से 2 सालों में जो हमारे स्टार्टअप्स हैं या तो बंद होना शुरू हो गए हैं या तो बंद होने की कगार पे हैं। इसका मोस्टली अगर हम इसको एनालाइज करें तो स्टार्टअप इंडिया में एक प्रोविज़न है जिसको हम सीड फंडिंग के नाम से जानते हैं। सीड फंडिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है, लेकिन सीड फंडिंग में दिक्कत ये है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये सिर्फ वो फंडिंग होती है जो आपको आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको दी जाती है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे 10 से 12 महीने का जो बच्चा होता है, अगर हम उसको सपोर्ट दें, उसको सहारा दें, तो वो खड़ा होने की कोशिश करता है। जब तक हम उसको सपोर्ट देंगे वो अपने पैरों पर खड़ा रहेगा, लेकिन जैसे हम उसे वो सपोर्ट वापस लेते हैं तो चांस बढ़ जाता है कि वो बच्चा गिर जाएगा। यही हालत एमएसएमई की है। जब तक सीड फंडिंग है तब तक वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो फंडिंग खत्म होती है तो इस कठोर कॉम्पिटिशन में हमें सर्वाइव करने के लिए दिक्कत आती है। तो जिस तरीके से हम उस बच्चे को कंटिन्यूस सपोर्ट देते हैं जब तक कि वो चलना ना सीख ले, जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, ठीक उसी प्रकार से हमें एमएसएमई को सीड फंडिंग के अलावा स्टैंड अप फंडिंग देने की ज़रूरत भी है, ताकि वो फंडिंग ताकि उनके ऑर्गेनाइजेशन एमएसएमई के यूनिट्स में एक कंटिन्यूस कैश इनफ्लो बना रहे, ताकि जब तक वो चलना ना सीख लें, जब तक इस कठोर कॉम्पिटिशन में खुद को सर्वाइव करना ना सीख लें, उनको वो फंड, उनको कंटिन्यूस फंड उनको लगातार मिलता है। और सरकार ने इस क्षेत्र में कुछ काम भी किया है। इस बजट में सरकार ने बेसिकली 3 चीज़ें स्टार्टअप के लिए अनाउंस की हैं, जिसमें एक है हमारा टैक्स हॉलीडेज़। टैक्स हॉलीडेज़ एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें सरकार ने ये कहा था कि जो स्टार्टअप है जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी उसके आने वाले अगले 3 सालों में उसे कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो टैक्स हॉलीडे था वो इस वित्तीय वर्ष में समाप्त हो चुका है। सरकार ने इस बजट के दौरान, हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये हॉलीडे था उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। मतलब अब ये आप जो एग्जेम्पशन है वो अगले वित्तीय वर्ष तक चलेगी। ठीक इसी प्रकार सरकार ने कैपिटल गेन जो एग्जेम किया था 3 सालों के लिए स्टार्टअप के लिए, उसकी अवधि भी इस वित्तीय वर्ष में ख़त्म हो गई है। सरकार ने उसकी भी अवधि इस वित्तीय वर्ष से 1 साल के लिए बढ़ा दी है। अब कैपिटल गेन एक ऐसा गेन होता है जब हम किसी कंपनी में या किसी यूनिट में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में जो उसकी वैल्यू अगर बढ़ती है और उसको हम बेचते हैं, उस बढ़ी हुई वैल्यू को जो हमारा मुनाफा होता है उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। और जब हम वो एसेट बेचते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं।
अगर आपने कैपिटल गेन टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया है, इसका फ़ायदा स्टार्टअप्स को डायरेक्टली मिलेगा। इससे उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो आपका कैपिटल गेन से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और इस संदर्भ में किसी का अगर कोई भी सवाल है तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगी जो लेबर्स की बात करूँगी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूँगी। जो पैंडेमिक अभी हमने देखा, उसमें हमने देखा कितना रिवर्स माइग्रेशन जो झेलना पड़ा हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर माइग्रेंट वर्कर्स को और गिग वर्कर्स को, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को। तो इस बजट 2021 में इस मतलब पर्सपेक्टिव से, इस कॉन्टेक्स्ट से काफ़ी कुछ देखने को मिला। और जब हम इस बजट 2021 में लेबर रिफॉर्म्स या माइग्रेंट लेबर्स के बारे में जब बात करते हैं, तो इसका बैकग्राउंड में हमें ये भी देखना है कि लास्ट ईयर 2020 में 3 लेबर कोड जो आए, तो उन लेबर कोड्स में बात हुई इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, बात हुई वेजेस की, बात हुई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बढ़ाने की, और हाँ, ये 3 जो 25 लेबर लॉज जो इससे पहले थे उनको मर्ज करके 3 लेबर कोड में लाया गया। तो अब इस बैकग्राउंड को देखते हुए हमें बजट 2021 की अगर समीक्षा करनी हो या उसको क्रिटिकली एनालाइज करना हो, तो ये देखने की बात है कि इस बार हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि जो गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको एक एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन उनको प्रोवाइड करवाई गई, जो कि पहले नहीं थी। इसमें उनको सबसे बड़ी बात जो एक अनाउंसमेंट जो आया वो ये है, और जिसको हमें पॉजिटिवली वेलकम करना चाहिए, विच इज़ ब्रिंगिंग देम अंडर द एम्बिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो आज तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को नहीं मिले थे। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अगर मैं थोड़ा इसके बारे में बोलूँ तो जो लोग ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं होते हैं, फ्रीलांसर्स हैं, कंटेंट जनरेटर्स हैं, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं, जिनको हम गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर्स बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे स्विगी के हमारे डिलीवरी बॉयज़ हैं, ओला उबर जो चलाते हैं, अर्बन क्लैब पे काम करते हैं, तो ये जो है ये गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। और इसमें एक भारी मात्रा जो है वो रूरल पॉपुलेशन की है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के लोग हैं, ये इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, 90% के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बहुत ही एक अच्छा वेलकम मूव है, जिसमें अब इन लोगों को भी अपना इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर लाया जाएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर लाया जाएगा। जितने भी इनके एम्प्लॉयर्स हैं, इनको 1 to 2% जो इनका टर्नओवर है ईयर, इनको इनके सोशल सिक्योरिटी फंड्स में डालना होगा। सोशल सिक्योरिटी फंड से इनको इंश्योरेंस की सुविधा, इनको पेंशन स्कीम्स की सुविधा, प्रोविडेंट फंड, मैटरनिटी लीव्स, इस तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरी चीज़ है जिसमें देखने की ये है कि पैंडेमिक के इस फेज में मर्दों और औरतों दोनों को बराबर एक तरह से मार झेलनी पड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की। उसमें बहुत सारी औरतें एज वेल एज मेल एंड फीमेल दोनों अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी एज वेल एज ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी वर्क फ्रॉम होम की सेटअप से काम करने लगे। बहुत ज़्यादा जॉब लॉस भी हुआ, पे कट्स भी हुए। तो अब जब रिवाइवल की बात आती है तो एक चीज़ ये देखी गई कि एज कम्पेयर टू मेन, women where almost 98% of men have returned back to their jobs, it is only 90% women who have been able to return back to their jobs post-pandemic. तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। तो इसको इसके एम्बिट में लाते हुए women के ऊपर काफ़ी इसमें बजट में भी बहुत अच्छा एक वेलकम मूव आया, which is that women are now allowed to work across all sectors. नाइट शिफ्ट पे जो एक तरह से रोक है या रिस्ट्रिक्शंस हैं बोल सकते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई फॉर विमेन। हालांकि इसमें ऑब्वियसली सोचने की बात यह है कि आप ऑब्वियसली विमेन को आप अगर सभी सेक्टर्स में अलाउ कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट में अलाउ कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी बुनियादी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उनको लाने ले जाने की सुविधा है, उनकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली एज एम्प्लॉयर को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये तो बात हुई हमारी ह्यूमन कैपिटल या लेबर सेक्टर की। नाउ कमिंग टू द एजुकेशन सेक्टर, तो दूसरा जो ब्रांड अगैन पैंडेमिक ने झेला वो था एजुकेशन सेक्टर। तो एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो आप सब अभिभावक हैं, आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनके नहीं भी करते, छोटे भाई बहन होते, तो बच्चों को बहुत ही इसका परेशानी उठानी पड़ी, पेरेंट्स को परेशानी उठानी पड़ी। एट द सेम टाइम टीचर्स, मी बीइंग एज अ टीचर आई एम सेइंग कि टीचर्स को भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी। वी हैव बीन पुश्ड टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम लोग कभी तैयार, ऑल्दो हम लोग सब डिजिटल
प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लेकिन उसको एज टीचिंग लर्निंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने में हम लोग वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, और हमें इस चीज़ के लिए एक तरह से पुश मिला। तो इसके लिए ऑब्वियसली एजुकेशन सेक्टर में इस बजट में जो अगर हम इसकी समीक्षा करें, इसको क्रिटिकली एनालाइज करें, तो इसमें भी ये देखने की ज़रूरत है कि इसका बैकड्रॉप क्या है। तो इसका बैकड्रॉप है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पिछले साल हमारी सरकार लेकर आई। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो एक हमारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जो फॉर्मेशन बनाया गया, तो इस बजट में इसको बोला गया कि 50,000 करोड़ का इसको एलोकेशन है, जो कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अगले 5 साल में यूज़ करेगा। और ये एक हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए और रिसर्च के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ जो है विच इज़ हायर एजुकेशन कमीशन एक बॉडी बनाने का प्रपोजल है, जिसमें जितने भी हायर एजुकेशन है वो सब इस एक बॉडी के एम्बिट में आएंगे, एक बॉडी के अंडर आएंगे। तो इनका रेगुलेशन, इनका असेसमेंट, ये सब जो है फंडिंग जो है ये हायर एजुकेशन कमीशन जो है ये देखेगा। तो ये दो चीज़ें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आई। नाउ कीपिंग दिस इन व्यू, ये देखने की बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2021 में एजुकेशन स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए क्या दिया। तो उसमें हम लोग जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें है दैट इज एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैव बीन इनिशिएटेड टू विद द फोकस ऑन ट्राइबल एंड हिली एरियाज और रिमोट एरियाज के लिए। तो इसमें MHRD का मिशन था कि 2022 तक जितने भी ब्लॉक्स, हिली एरियाज और रिमोट एरियाज में जो ब्लॉक लेवल पे अगर पॉपुलेशन ST पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है, तो ऐसे हर ब्लॉक में एकलव्य स्कूल जो है वो खोले जाएंगे, रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले जाएंगे, विच विल वर्क ऑन वही ऑन द एजुकेशन, कल्चरल डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर विच इज 1600 करोड़। तो केंद्रीय विद्यालय एलोकेशन दिया गया। एक और चीज़ इसमें 150 न्यू सैनिक स्कूल्स खोलने की बात की गई विद द इंटरवेंशन ऑफ NGOs एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ये भी देखने की बात है कि एजुकेशन सेक्टर में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जोर दिया जा रहा है, NGOs की इंटरवेंशन पे जोर दिया जा रहा है। और जो अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए, उसके साथ इस चीज़ को देखा जाए तो एलिमेंट्री एजुकेशन की बहुत जोर दिया जा रहा है। और इसका जो असेसमेंट, मतलब ये माना जा रहा है कि स्टूडेंट्स की जो असेसमेंट है वो सिर्फ उनके मार्क्स से नहीं, बट जो ओवरऑल डेवलपमेंट है कि आपका बच्चा क्या सीख रहा है, तो इसके लिए भी काम किया जा रहा है। जिसमें निपुण जो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमरेसी ट्रेनिंग की बात हो रही है। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, तो ये जो नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी है, इसमें टीचर ट्रेनिंग की भी बात है। और इसमें एडटेक जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी AI टेक्नोलॉजी का यूज करके जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इनिशिएट करने की बात हो रही है, बिकॉज ऑफ द ब्लेंडेड मेथड। ऑनलाइन अगर आपको एजुकेशन चलाना है तो ब्लेंडेड मेथड आपको अपनाना होगा। ये जो नीट है, इस इनिशिएटिव में बहुत सारे बाहर की की बात की जा रही है। जापान और UAE देशों के साथ कोलैबोरेशन में स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ बिंदु हैं जिनमें मैं बोलना चाहती हूँ। इसके अलावा आई एम श्योर बाकी भी हमारे पैनलिस्ट इस पे जो भी डिस्कशन करें पॉइंट्स में, सो आई बी हैप्पी टू। हम सब यहाँ इकट्ठा हो गए हैं बजट पे परिचर्चा, बजट को समझने के लिए। और बजट को जब तक हम समझेंगे नहीं, हम बेनिफिट उसका नहीं ले सकते, क्योंकि बजट है जो देश को चलाता है 1 साल के लिए। तो हमारे काफ़ी सारे पैनलिस्ट जो हैं बहुत सारे मुद्दों पे बात कर चुके हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, MSME पे, और कुछ चीज़ें हैं क्योंकि बजट तो काफ़ी लंबा चीज़ होता है। इसमें मेरे को जो एरिया मिला मनरेगा, हम सब बजट को काफ़ी 1 साल से इंतजार करते हैं, बजट के ऊपर हमारा फोकस रहता है। लेकिन यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ कि सबसे लीस्ट फोकस बजट के किसी टॉपिक पे रहता है हम सबका, तो वो है मनरेगा। हमको लगता है कि ये तो हमारे काम की चीज़ है नहीं, बट ऑब्वियस है क्योंकि मनरेगा जो है वो सरकार 100 दिन का रोजगार गारंटी देती है मजदूरों के लिए कि मिनिमम कम से कम 100 दिन आपको हम रोजगार देंगे। जो 2.5 लाख की छूट थी उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, या और भी तरह की चीज़ें कि भाई हमारे लिए और क्या बेनिफिट है।
डायरेक्ट हम सारे छोटे व्यवसायियों को लाभान्वित करता है। तैयारी बहुत बड़ा समय है और मैक्सिमम लोग जो है मध्यम हम लोग एक चीज़ ध्यान दें कि मनरेगा से हमें बेनिफिट कैसे होता है, उसको मैं इलेबोरेट करना चाहूँगा। अगर 2019-20 का बजट देखें तो सरकार ने 71,686 करोड़ का आवंटन किया था मनरेगा में, और 2020-21 में जब बजट पेश हुआ 1 फरवरी 2020 को, तो उस समय सरकार ने मनरेगा का बजट घटाकर 71,000 से कर दिया 61,500। लेकिन जब कोरोना या प्रवासी मजदूर वापस लौटने लगे तो सरकार ने फिर बजट को रिवाइव किया और ये 61,500 करोड़ को ऐड करते करते 1,11,500 करोड़ मनरेगा को दिया गया। और जब बजट हमारा ये बजट स्पीच जब आ रहा था उस समय तक सरकार ने इस राशि का 96% खर्च भी कर दिया था। इस साल के बजट में जो है इस राशि का जो आवंटन किया गया है वो 73,000 करोड़ किया गया है। इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट क्वेश्चन भी उठा रहे थे कि भाई 73,000 करोड़ अचानक 1,11,000 से हम लोग जो है 73,000 कम कर दिए, बहुत नीचे आए। लेकिन दूसरा एंगल सरकार का ये भी कहना है कि हमारा एक्चुअल तो 61,500 करोड़ था, कोरोना के कारण हमने 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा दिया था, जो ये 1,11,500 पहुँच गया था। एक्चुअल तो हमारा 61,500 था, अगर वहाँ से आप देखें तो हमने इसको 73,000 कर दिया है, तो ये कम नहीं है। अब आते हैं हम टॉपिक पर, मुद्दे पर कि और कैसे लागू है। बहुत सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सरकार ये लेकर आई कानून 2006 में कि कम से कम 100 दिन का रोजगार हम गरीबों को, मजदूरों को देंगे, भले वो काम करें या ना करें, उनसे जो भी काम होने लायक है, चाहे वो मिट्टी भरने का काम हो, रोड बनाने का काम, तालाब खुदवाने का काम हो, या जो भी काम है, हम उनको कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारंटी देंगे। वो पैसा उनके खाते में जाएगा। जब उनके पास वो पैसा आता है उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। वो पैसा लेकर वो क्या करेंगे? पैसा तो कोई खा नहीं जाएगा ना, वो पैसा लेकर वो मार्केट में आते हैं, टाउन में आते हैं, अपने लिए कपड़ा खरीदेंगे, जूता खरीदेंगे, घड़ी खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, साइकिल खरीदेंगे, और वो पैसा हम व्यवसायियों के पास आता है। तो इस तरह से जो पैसा सरकार ऊपर से डायरेक्ट नीचे एक लेबर को क्लास को देती है, और वो लेबर क्या करता है कि उस पैसे को लेकर वो मार्केटिंग करता है, उस पैसे को लेकर वो मार्केट में आता है, और फिर हम व्यवसायियों को देते हैं। हम व्यवसायी सामान देते हैं और फिर उसको जो है हम अपने तरह से उसको यूज करते हैं, छोटे से बड़े उद्यमी के पास, और बड़े उद्यमी से फिर और टैक्स के माध्यम से वापस सरकार के पास, जो भी 10%, 5% या 20% जो जिस टैक्स रब में आता है उसको वैसा देना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ये इशारा कर रहा हूँ कि बजट में मनरेगा ही ऐसा चीज़ है जो डायरेक्ट हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों को प्रभावित करता है। हमारे और आपके पॉकेट में जो पैसा आता है उसमें बहुत बड़ा योगदान मनरेगा का होता है, क्योंकि जिसके पास भी वो हैंड टू माउथ है, उनके पास जो पैसा आता है तो सरकार उनको जो है खाने के लिए राशन भी देती है, चावल फ्री में दे रही है सब्सिडी के, और उसमें गेहूँ भी सब्सिडाइज रेट में दे रही है, 1 रुपये 2 रुपये किलो। तो खाने के अनाज की कमी नहीं है। पहले भूखमरी होती थी, भूखमरी कहीं नहीं, अनाज की कमी देश में कहीं नहीं है, सबके पास पर्याप्त अनाज सरकार पहुँचा दे रही है। अब जो कैश आ रहा है उस कैश से वो क्या करते हैं, उस कैश से जो है अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने में खर्चा करते हैं, कपड़े पे, जूता पे, घड़ी पे, इन सारी चीज़ों पे वो खर्च करना शुरू करते हैं। और इसीलिए ये पैसा डायरेक्ट जो मनरेगा का पैसा है वो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं मनरेगा के लिए आवंटन किया, इसमें 96% राशि खर्च भी हो चुकी है, जो कि 31 मार्च तक समय है, ये पूरी राशि खर्च हो जाएगी। इसमें कितना 3.4 बिलियन परसेंटेज सरकार का आकलन है कि इतने हमने रोजगार जनरेट किया लोगों के माध्यम से, ये पैसा हमारे पास गया। अब आप देखें कि जैसे ये देश का जो जनसंख्या है 130 करोड़, उस 130 करोड़ का ऑलमोस्ट 9% जनसंख्या हमारे बिहार का है, 9%।
11 करोड़ के आसपास 11 साढ़े 11 करोड़ जो है बिहार का जनसंख्या है, जो कि लमसम 9% देश के जनसंख्या का 9% बिहार का होता है। तो 1,11,500 का 9% अगर हम निकाल लें, क्योंकि ये पैसा जो है वो नंबर ऑफ स्टेट्स में नहीं बांटे जाते हैं, नंबर ऑफ पर्सन में बांटे जाते हैं। तो 1,11,500 करोड़ को अगर हम 9% से डिवाइड करते हैं, राउंड फिगर में अगर 10% भी करें तो 11,150 करोड़ हुआ। आप उसको 10,000 करोड़ ही मान के चलिए, उतना पैसा बिहार में है। और बिहार का 6% पॉपुलेशन मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण जिले का है। यहाँ का पॉपुलेशन लगभग 65 लाख के आसपास है। तो बिहार का 6% पॉपुलेशन जो है वो पूर्वी चंपारण जिले का है। तो आप 11,000 करोड़ को आप 6% निकालें तो लगभग 660 करोड़ रुपया जो है एक साल में सिर्फ मनरेगा के थ्रू सरकार आपके जिले में भेज। ये 660 करोड़ रुपया किसी के पास भी जो है, जिनके पास खाते में आए हैं, क्योंकि अब तो धांधली वाली बात भी नहीं है कि भाई साइन करके निकाल लो, सबके खाते में जा रहा है। जिनके खाते में आ रहा है वो पैसा उनका है, और वो पैसा लेकर जो है मार्केट आते हैं, टाउन में अपनी परचेजिंग करते हैं। तो वो 660 करोड़ रुपया हम सारे दुकानदारों के बीच में ही बटा है। और यही सर्कल है इकोनॉमिक्स का जो हम लोगों को समझना है कि पैसा ऊपर से नीचे कैसे आता है और नीचे से ऊपर कैसे आता है। हम सब बजट की चर्चा को समझने के सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि इस बजट से हम लाभान्वित कैसे होंगे। सरकार की परियोजनाएं चल रही हैं, रोड बनना है, डैम बन रहा है, स्कूल बनना है, कॉलेज बनना है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अरे छोड़ो ना, हमारे से क्या मतलब है, हम दुकानदारी कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन आप लोग इस चीज़ को बैठा लीजिए कि भाई ये पैसा जब देश में सरकार जब सिस्टम में डाल रही है तो ये पैसा हमारे पास आ रहा है कि नहीं तो हम फिर आगे बढ़ नहीं पाए। जिला प्रशासन की ओर से मैं सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूँ, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी धन्यवाद। देखिए, बजट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वाई सो इम्पोर्टेंट? इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। अगर हम आर्टिकल 112 देखेंगे तो जिसको एनुअल बजट बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इट्स स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, ऐसे हमको आएगा रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड और हमारा एक्सपेंडिचर। और जैसे हम घर में करते हैं कि हम किसमें ज़्यादा फोकस करेंगे सो दैट हमारा फैमिली अच्छा रहेगा, उसी तरह जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनको ये सोचना होता है कि हमारा बजट में रेवेन्यू हम किससे प्राप्त करेंगे और हम खर्च किस सेक्टर पे करेंगे, ताकि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको उसके जो गोल्स है हम मीट कर सके। एट द सेम टाइम फंडामेंटल राइट्स एवरी सिटीजन के जो है हम इंश्योर कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन, अलका जी ने बताया कि एकलव्य स्कूल यहाँ पे दे रहा है, आई थिंक 38 करोड़ पर स्कूल का उसका प्रोविजन है। देन सैनिक स्कूल, बहुत ही अच्छी प्रोविजन है राइट टू एजुकेशन एंड दैट टू ऑफ द दैट स्टैंडर्ड। द मेंटर स्कूल कंसेप्ट इज आल्सो देयर, जहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो गोल्स हैं हम मीट करेंगे। तो लेकिन ये बजट प्रेजेंट होता है, तो अभी दिस इज द प्रेजेंटेशन स्टेज। देन बजट पे पार्लियामेंट में डिस्कशन अभी चल रहा है। नाउ देयर विल बी स्क्रूटिनी बाय द पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड देन इट विल बी पास बाय द बोथ हाउसेस एंड इट विल कम इनटू द पिक्चर। और वो सारी चीज़ें जो है ग्राउंड लेवल पे आएंगी। हाँ, क्योंकि दीक्षिका ने कहा है कि थोड़ा सा बता दिया जाए कि जो हमारा वंदे मातरम स्कीम था, जिसमें एक तो नेपाल से जो लोग आ रहे थे, वन ऑफ द लार्जेस्ट लोग यहाँ पे हमने रक्सौल ICP से प्राप्त किया, बहुत ही हरक्यूलियन टास्क था। एट द सेम टाइम द मोतिहारी ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज द सेकंड हाईएस्ट जो हमारे वर्कर्स थे इसमें आए थे जब ये लॉकडाउन फर्स्ट एंड सेकंड हुआ। तो एक्सपीरियंस यही था कि हम लोगों ने जो है क्वारंटाइन मैकेनिज्म, इसके बाद जो है ट्रीटमेंट, कोविड केयर सेंटर्स का प्रॉपर फॉलो, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी मोटो था कि स्मैश द कोविड जो है, तो उसको हमने अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया। एंड दैट इट वाज वन ऑफ द रीजन कि हमारे यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट बहुत कम रहा। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे जो पॉजिटिविटी रेट होता है कोविड का वो भी कम रहा। एंड थैंकफुली अब जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स को कल से हम कोविड देना भी शुरू किए हैं और हम लोगों ने भी लिया है यस्टरडे ये। तो एक्सपीरियंस काफ़ी चैलेंजिंग था। अगर मैं उस एक्सपीरियंस को इस बजट से जोड़ता हूँ तो एज एप्टली सेड बाय द पैनलिस्ट कि आत्मनिर्भर भारत
और आत्मनिर्भर भारत के कई सारे अंग थे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें हमने फ्री राशन दिया, एक्स्ट्रा राशन पर यूनिट पर फैमिली कई बहनों के लिए, वो एक एंगल था। इसके बाद जो है अभी बजट में भी प्रोविजन किया है कि 1 कार्ड 1 नेशन। बिहार को कैसे बेनिफिट मिलता है, तो हमारे ज़्यादातर लोग बाहर जो काम करते हैं गरीब लोग, अगर उनका कार्ड यहाँ पे भी है तो वहाँ भी वो राशन ले सकते हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द बजटरी प्रोविजन। इसके अलावा भी अगर हेल्थ की जैसे आप बात करेंगे, मैम ने जसवाल मैम ने बताया कि जो कोविड के लिए तो दिया ही है, वैक्सीनेशन के लिए अराउंड 35,000 करोड़ का प्रोविजन किया है, तो दैट इज़ वेरी वेलकमिंग स्टेप। एग्रीकल्चर is the backbone of our economy. In fact, agriculture is a way of life of India, भारत। इस पर्टिकुलर बजट में अगर हम देखेंगे तो MSP, जिसपे बहुत सारे डिस्कशन आजकल चल रहा है मीडिया में, इट हैज बीन गारंटीड बाय 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, एग्रीकल्चर कमोडिटी। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी इंटरवेंशन है, बहुत बड़ा ये है। अगर सोशल सेक्टर की ही हम बात करें तो सोशल सेक्टर्स में जो स्टैंड अप इंडिया में कंपोनेंट है, उसके तहत SCs एंड वुमेन को जो मार्जिनल मनी रिक्वायर्ड होता था, लगता था 50% तक उन्होंने कम कर दिया है। और बहुत सारी अलग अलग योजनाएं ली है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जो है उसको टाइमली कंप्लीट करना है। और भारतमाला में भी जो है, जो पहले के रोड्स थे उसका एक्सपेंशन है। मेट्रोज में हम देखते हैं कि लो कॉस्ट, क्योंकि मेट्रोज का अभी का जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी महंगा है, तो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी का प्रावधान भी इसमें किया है। और एक बहुत ही आउट ऑफ 6 थीम्स, द इम्पोर्टेंट थीम, 2 लास्ट थीम्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट। वन वॉज दैट मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि कैशलेस जो है ट्रांजैक्शन, इनफैक्ट द बजट इट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जो डिजिटल बजट था। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का यूज करना है हम लोगों को, गवर्नेंस में लोगों के अधिकारों का संरक्षण करना है, इसलिए मॉनेटरी एलोकेशन अलग अलग किया गया है। मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी बहुत अहमियत देता हूँ, उसमें भी काफ़ी अच्छा एलोकेशन उन्होंने किया है, क्योंकि दैट एस्पेक्ट वाज मिस्ड। अगर आप देखेंगे तो इस बार जो है हम अनमैन्ड मिशन भी कर रहे हैं स्पेस में भेजने के लिए, उसमें भी जो है हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स रशिया में ट्रेन होंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर, स्पेस सुपर पावर। देन डीप ओशन मिशन हमने डिजाइन किया है, जो नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो झारखंड से हमको लेना पड़ रहा है, बहुत सारा मिनरल्स नॉर्थ ईस्ट से लेना पड़ रहा है, लेकिन अपने पास इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, और कोस्ट लाइन में अगर हम अपने ओशंस के टैप करेंगे तो विल हैव पेट्रोलियम एंड गैस, विल हैव डिफरेंट मिनरल्स ऑल्सो, और जो स्पेशली जो शेल्फ होता है उसमें ज़्यादातर मिलते हैं। तो ये मिशन भी अपने आप में बहुत वेलकमिंग है। हायर एजुकेशन में जैसे अलका जी ने बताया कि जो हायर एजुकेशन के लिए कमीशन आ रहा है, वो उसके स्टैंडर्डाइजेशन होगा, करिकुलम होगा, फंडिंग एस्पेक्ट से, रेगुलेशन एस्पेक्ट से उसको देखेगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मल्टीफेरस इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे जो है स्टैंडर्ड इक्वल है। फॉर एग्जांपल गांधी यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड कुछ अलग रहेगा, हमारे यूनिवर्सिटीज़ का कुछ अलग रहेगा, लेकिन अगर कुछ यूनैनिमिटी रहेगी, सिमिलैरिटी रहेगी, रेगुलेशन सेम रहेगा, तो निश्चित रिजल्ट्स भी जो है हम लोगों के लिए अच्छे आ सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कुछ अच्छे स्वास्थ्य विभाग में भी योजनाएं ली गई हैं, महिलाओं के लिए भी इसमें फोकस किया गया है। एग्रीकल्चर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लास्ट ईयर से पोर्टफोलियो बढ़ाया है। पैनलिस्ट ने आशुतोष ने बहुत अच्छा बताया था एमएसएमई में अंगद जी ने बताया कि मनरेगा स्ट्रेट पे हिट करता है जो हमारे पिरामिड की लोअर स्ट्राटा है, जिनको ज़्यादा स्टेट हैंड की हेल्प है, जो इनविजिबल हैंड ऑफ द स्टेट है। तो उसी तरह एमएसएमई सेक्टर भी होता है, तो उसमें भी जो है, क्योंकि हमारे ऐसे सेक्टर्स हैं कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो करते हैं,
और इससे जो है बिजनेस ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट से जो है अपना बिजनेस और ये भी ग्रो करता है। ऑफ कोर्स टैक्सेशन में सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है। रिटर्न्स फाइल करने का जो ट्रॉमा है, वो जो दर्द है, उससे थोड़ा सा उनको 75 ईयर्स एंड अबव के सिटीजन्स को रिलीफ दिया गया है। कुछ चीज़ों पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, जैसे अपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, चार्जर्स वगैरह अब ये थोड़े से महंगे होंगे। एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट भी बहुत ही अच्छा ध्यान दिया गया है इसमें, स्पेशली जो एनवायरनमेंट में क्लीन एयर के लिए जो है लेबोरेटरीज की बात हुई है। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में भी एक यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रपोजल है। नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट लेबोरेटरीज है, 4 वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स भी जो है प्रपोज किए गए हैं इसमें। तो ओवरऑल हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल का जो है वो इम्प्रूव कराना है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को बजट ने टच किया है। बजट इज नॉट ओनली अबाउट द इंडस्ट्रीज, बजट इज नॉट ओनली अबाउट द बिजनेसमैन, इट्स ऑल फॉर एवरी सिटीजन। तो इस बजट में हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोविजन किया गया है। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि अगर हम माइक्रो पर्सपेक्टिव देखेंगे तो हम लोगों को फिस्कल डेफिसिट पे भी ध्यान देना है, लेकिन उसके लिए भी प्लान उन्होंने एक बनाया बहुत ही अच्छा 2025 आई थिंक 24-25 तक कैसे हम फिस्कल डेफिसिट जो है कम करेंगे 8% से। एक अच्छी चीज़ है वी कर्व, जैसे दीपशिखा ने बताया कि विल बी, अब जो बी वाला नेक्स्ट पार्ट है हम ऊपर जा रहे हैं। जीडीपी आई थिंक इट विल बी टच अराउंड 14% इन दिस फाइनेंशियल ईयर। लेट्स होप बेस्ट फॉर द इंडियन पीपल। थैंक यू। हेलो, मैं MGCUB का एमफिल का स्टूडेंट, मैं अलका मैम से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। एज ए स्टूडेंट मैम, गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ को आत्मनिर्भर बनाने की बात की, तो आप उसको आत्मनिर्भर बनते हुए कैसे देखते हैं? इंक्रीमेंट करके या इस तरह से? उसके बाद एक और क्वेश्चन मेरा सर से। एक्चुअली मैम, हमने यूनिवर्सिटीज़ को आत्मनिर्भर बनाने की बात की है, तो हम यूनिवर्सिटीज़ को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? इंप्लीमेंट करके या किसी और मैकेनिज्म का यूज या किसी और मैकेनिज्म का यूज करें? दान में 1200 मिलेगा, तो आप उसको कैसे देखते हैं? फिर एक अंगद सर ने बात की कि हमारे पास अनाज सरप्लस है, तो अगर ग्लोबल वार्मिंग इंडेक्स देखें तो इंडिया का रैंक 94 है। बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों से भी हम पीछे हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? जब अनाज सरप्लस है तो लोग भूखे क्यों? थैंक यू। बजट से रिलेटेड पूछे तो आपका क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है। तो सबसे पहले इसमें देखने वाली चीज़ है, जैसे मैंने पहले बोला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और एक ही गवर्निंग एजेंसी बनाने की बात की जा रही है और हायर एजुकेशन कमीशन। तो ये हायर एजुकेशन कमीशन जो है, ये रेगुलेशन से लेके, फंडिंग से लेके, और जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है वो भी फंडिंग का काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीस के माध्यम से ही हम यूनिवर्सिटीज़ को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। फी भी तो माध्यम हो जाए, फीस ऑफिस की फीस माध्यम होगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन अगर सिर्फ आप बोले कि सिर्फ फीस को कम कर दिया जाए और फीस को अलग रख के सिर्फ फंडिंग के ऊपर रिलाई किया जाए, तो ऐसा नहीं। और दूसरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो रही है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जब आएगी तो उसमें इन्फ्लक्स ऑफ फंड्स ऑटोमेटिकली होगा। आप एक सवाल पूछ के खत्म कर लीजिए। 3.7 में लाना, ऑब्वियसली ये बात पहले भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इसमें चिंता व्यक्त की कि जो एजुकेशन उसका जो इन्फ्लक्स है, उसका जो एलोकेशन है वो पिछले साल से कम किया गया है। और रेड फ्लैग्स वहाँ पॉइंट आउट किए जाते हैं, जैसे कि पॉलिसी लाइक आपका जो ये है मिड डे मील है या स्वर्ण एजुकेशन जो स्कीम है, उसमें जो एलोकेशन है वो कम किया गया। बट एट द सेम टाइम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपया भी दिया गया है, जो 5 साल के गैप में यूज करने की बात है। और दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट का एक यूनिट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जितनी भी एक्सपेंडिचर होगा वो ओवर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ 10 इयर्स उसको डबल किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखने की बात है। मैं ऐड कर दूं, हाँ, तो अगर आपको पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ और देखा कि अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो टारगेट था कि टोटल जीडीपी का 6% एजुकेशन को मिलना चाहिए। ये शुरू से कमीशन या सब बात करते हैं। अगर आप डेटा की बात करेंगे तो
जीडीपी एजुकेशन पे सरकार जो खर्च करने जा रही है 3.5%। इस बजट में आया है 3.5% का जीडीपी एजुकेशन पे, वो 6% के टारगेट पर नहीं कर रही है, लेकिन 3% से उसको 3.5% तक ले जा रही है। हम लोग की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, बहुत सारे लोगों को सरकार चाहती है कि सभी लोग हायर एजुकेशन में जाएं, ग्रॉस इकोनॉमिक रेशो बढ़े। फंडिंग और फीस आप बात कर रहे हैं, और फीस में स्कॉलरशिप की जो बात है, अगर आप आगे देखिए जो SC/ST की स्कॉलरशिप है उसका जो क्या कहते हैं एक अमाउंट है उसको काफ़ी हाई दिया गया। ऐसा नहीं है कि सरकार चाहती है कि लोग एजुकेशन के लोग फीस की वजह से न पढ़ें, बहुत सारी स्कॉलरशिप की स्कीम्स चालू की। ये है। और दूसरी चीज़ एक और मैं ऐड करना चाहूँगी, जब आप एजुकेशन बजट देखते हैं तो एजुकेशन बजट इज नॉट जस्ट हायर एजुकेशन, उसमें एलिमेंट्री, प्राइमरी, हायर तीनों आएगा। तो जो रिडक्शन हुआ है अगर वो देखा जाए तो उसकी इम्पैक्ट आप देखेंगे हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी बात है कि आप स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल खोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इन्फ्लक्स आप लेकर आए, तो ये सारी चीज़ें भी आपको, जब आप कह रहे हैं कि सिर्फ फीस पे ही स्ट्रेस आएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। हालांकि आपकी बात सही है, वो मैं डिनाई नहीं करी, बट देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच वन शुड नॉट इग्नोर। सवाल है ब्रिक मॉडल वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस पे है। एक्चुअली देखिए, जब हम ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई अगर कोई अपनी सामान जो ऑनलाइन के थ्रू कोई कंपनी बेचती है, तो जो बीच के मिडल मैन होते हैं वो जो चेन बनी होती है वो छोटी हो जाती है। लेकिन अगर आप वही ब्रिक मॉडल पे या जिसको हम दुकानों पे के थ्रू खोलते हैं, उसमें आपके जो मिडल मैन होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, जिससे उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो बढ़ती चली जाती है। ये एक डिबेट का विषय है, और क्योंकि ब्रिक मॉडल एक ऐसा इशू है जिसमें काफ़ी लोग एम्प्लॉयड हैं, हमारे छोटे छोटे दुकानदार उसमें एम्प्लॉयड हैं, और ई-कॉमर्स के आने से या ऑनलाइन जो कंपनीज हैं जो अपना सामान या B2C के थ्रू बेच रही हैं, उनके से काफ़ी हद तक इनको नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार ने जैसे कि वादा किया है कि आगे आने वाले टाइम पर जो ई-कॉमर्स हैं उनको जो वो अपना खुद का प्रोडक्ट अपने ही प्लेटफॉर्म पर बेचती हैं, उनको उन पर रोक लगाई गई है ताकि वो अपना ही प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे ना बेचें, और उन पे आगे भी कई तरह के कस्टमर एक्साइज ड्यूटी के लाने की पे बात चल रही है। आगे चलकर आप देखेंगे कि दोनों पे जो चीज़ें हैं काफ़ी हद तक बराबर हो जाएंगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और बहुत क्यूरियोसिटी के साथ किया कि हमारे पास जब अनाज सरप्लस है तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया 94th रैंक पे क्यों है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूँ कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो बनता है वो एक थाली होती है, वो थाली में सब कुछ होना चाहिए, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, दूध, अंडा, मतलब जो एक कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, उसके बेस पे ये थाली बनती है। और वो डिसाइड होता है कि एक आदमी को स्वस्थ रहने के लिए मिनिमम प्रोटीन की कितनी ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी ज़रूरत है, फैट की कितनी ज़रूरत है, ये होना चाहिए। मैं बात कर रहा था कि हमारे पास सरप्लस अनाज है, गेहूँ, मक्का, चावल, इसमें हम पीछे थे। हमारे पास इतना पर्याप्त है कि हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। और आपका जो क्वेश्चन है ये दोनों में थोड़ा सा ठीक है। अगर आप याद करें जब देश आज़ाद हुआ था, सभी लोग जानते हैं, बचपन से भी सुन रहे हैं कि देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय देश को एक टाइम भी खिलाने को, दूसरे टाइम भी खिलाने के लिए अनाज नहीं था, न गेहूँ न चावल, जो बेसिक अनाज होता है। अगर ये दो में अगर दाल, चावल और रोटी मिल रहा है, उसके बाद हम डिमांड करेंगे सब्जी, दाल की, उसके बाद हम डिमांड करेंगे सब्जी की, उसके बाद हम डिमांड करेंगे अंडे की और दूध की। तो उस समय तो हमारे पास इतनी भूख मरी थी कि हम 2 टाइम अपने लोगों को, सारे लोगों को 2 टाइम का भोजन भी, मतलब चावल और गेहूँ भी नहीं दे पा रहे थे। 61 में आपको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश से आह्वान किया था कि सप्ताह में कम से कम एक दिन आप लोग फास्टिंग रखें। उसके पीछे मोटो ये था कि हमारे देश में सरप्लस अनाज नहीं था कि हम सारे लोगों को 2 टाइम कम से कम चावल और गेहूँ भी दे सकें, ठीक है। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अभी हमारे पास इतना सरप्लस है कि अनाज मंडियों में सड़ रही है, स्टॉक्स में सड़ रहे हैं और हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जब आप वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो एक्चुअली वो थाली पे डिसाइड होता है कि आपका थाली कितना न्यूट्रिशियस है। तो
इसलिए हम पीछे हैं और उसके सबसे बड़ी कारण है हमारा लार्ज पॉपुलेशन। हम 135 करोड़ हैं और 135 करोड़ लोगों को फुल न्यूट्रिशन देना दैट इज नॉट ए इजी वर्क, बहुत टफ है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम इसलिए 94 पे है और हमसे आगे श्रीलंका है, हमसे आगे बांग्लादेश है। इट डजंट मीन कि वो हमसे अच्छा देश होगा, उनका पॉकेट साइज जो पॉपुलेशन का वो काफ़ी छोटा है, हमारा पॉकेट साइज को मेरा एक सामाजिक जुड़ाव से क्वेश्चन है, ये है कि हम छोटे शहर में हैं, बड़े शहर जाते हैं और जहाँ भी हम जा रहे हैं एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जाम की समस्या से। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। तो गांव से शहर की ओर जो पलायन कर रहे हैं तो शहर का एक्सपेंशन उतना हुआ नहीं और भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इसलिए इस बजट में क्या ऐसा किया गया है जिससे कि गांव के लोग शहर की ओर पलायन न करें, ऐसा कुछ इस बजट में है जो आप अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर मैंने बताया कि पैकेज बिहार को स्पेशल ग्रांट के रूप में दिया गया है। तो गांव से शहर की तरफ जो है ये मूवमेंट है पब्लिक का, और जाम की समस्या मोतिहारी में, पूरे बिहार में, पूरे बिहारी में, पूरे देश में है। जितना बड़ा शहर उतना बड़ा जाम है और सरकार इस चीज़ को समझ रही है। इसलिए अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन प्लानिंग की बात आज से नहीं, मुझे लगता है पिछले 12-15 साल पहले ये शुरू हो गई थी। सरकार उस पर वर्क भी कर रही है, लेकिन स्पीड थोड़ा कम है। जिस हिसाब से गांव से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं या शहर का जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से जो है सड़कें चौड़ी नहीं हो रही हैं, नई सड़कें नहीं बन रही हैं, स्पीड कम है। बट हाँ, सरकार का ध्यान है। मैं जहाँ तक समझता हूँ मेरे व्यू में, क्योंकि बजट को मैं जब देख रहा था तो उसमें अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर और रोड के मेंटेनेंस के ऊपर और नए रोड्स के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इन सब के लिए बाइफरकेट कर करके फंड किया हुआ है। तो हो सकता है आने वाले समय में, और अभी जैसे कि हमने अपने स्टेट गवर्नमेंट में भी सुना था 4-5 रोज पहले की, जितने भी नगर निगम वाले शहर हैं बिहार में, इसमें मोतिहारी भी आ गया है, तो उसमें ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सिग्नलिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो लेट्स होप कि आने वाले समय में जाम से समस्या हम लोगों को मिलेगी और ये लोकल प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि हम सब काफ़ी खुश हैं। इस बार हमारा लोकल प्रशासन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसके लिए काफ़ी वर्क कर रहा है और काबिल तारीफ है कि भाई शहर के जो है जितने भी एनक्रोचमेंट है रोड के किनारे उसको खाली कराया जा रहा है या मोटी जिनका चीज़ है, तो इन सबसे कहीं ना कहीं लोगों के मूवमेंट में जो है सहूलियत आए। तो इसमें जिला प्रशासन का, लोकल गवर्नमेंट का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसके लिए जिला प्रशासन हम सब लोग देख ही रहे बनाने की। तो बाहर से अब मोतिहारी में ज़्यादा लोग रहते हैं, वो ढाका से, चिड़िया से, अगल बगल के लोग आते हैं। वो आते इसलिए हैं कि पहले इलेक्ट्रिसिटी वहाँ नहीं थी, बच्चे को यहाँ रह के बच्चे पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी काम हो रहा है और मुझे लगता है कि जो पहली सरकार आई थी ये फर्स्ट, उसमें 1000 डेज में सभी जगह तक इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी। हमने जब मुश्किल ज्वाइन किया तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी 4-5 घंटे नहीं रहती थी, आज इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी स्थिति है। तो सरकार धीरे धीरे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की उज्ज्वला योजना आई है, उसके बाद सभी को आवास प्रोवाइड कर रही है। जब उनको वो सुविधाएँ वहाँ मिलने लगेंगी तो उनका जो फ्लो है यहाँ आप देखते हैं, या उनको अच्छे स्कूल, अब स्कूल्स में जैसे अलका मैडम ने जो डिस्कस किया कि सरकार इस बार क्वान्टिटेटिव ग्रोथ में काम नहीं कर रही है, 15,000 स्कूलों को उनके क्वालिटेटिव ग्रोथ में काम करना है। जब उनको वहाँ शिक्षा, चिकित्सा जैसे बेड्स की बात होती है, अच्छा चिकित्सा वहाँ मिलेगा, वो लोग वहाँ रुकेंगे। अब यहाँ पे कलेक्टर साहब हैं और आपने ट्रैफिक की समस्या की बात की। इस बार हमारा मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि एमफिल का एक लड़का हमारा रोशन है सर, उसने ज्वाइन किया, उसको हमने जो डिजर्टेशन टॉपिक किया है, मतलब मेरे ही अंदर में कर रहा है, उसको ट्रैफिक जो प्रॉब्लम्स हैं मोतिहारी में, वो इसी पे काम करेगा अगले 1 साल तक। आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और जो उसके रिकमेंडेशन आएंगे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे। वो इससे मतलब यूनिवर्सिटी चूँकि मोतिहारी में है, मोतिहारी की समस्या है, तो हमारा एक बच्चा इस पर ऑलरेडी एक थीसिस तैयार करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देगा। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तो असर नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से जो योगदान हो सकता है, अगर कोई सॉल्यूशन हो तो वो मिले। Number is the rise in it. We have all discussed about different portions of the economy like MSME, business, education, railways, infrastructure, everything.
but we have just neglected the major portion of our economy, which is the Aam Aadmi. Sir, is there something for the Aam Aadmi, common man, the middle class, for this in this budget? And sir, if not, sir, and you being as a lifeline of the government, how do you see this, that all the expenditures are made on the capital expenditure, but there is no provisions for the helping or easing the lifestyles of the middle class? Thank you. Samrit Mukherjee. Like related with the rise and yes, of course, since we are a democracy and decision makers frame the budget keeping in mind the Aam Aadmi. For example, one nation, one card. It's for the Aam Aadmi. What Mr. Angad explained about the Manrega, increasing the Manrega, and Deepshika told about the creating aggregate demand, the doubling of the MSME. This is for it. Then ensuring the MSP, because most part of the Aam Aadmi is Kisan. 1.5 times the MSP is assured on the cost of production for the agriculture. That is also for that. Then in the education sector, we are decentralizing around 1500 schools, model schools, जो NEP के सारे स्टैंडर्ड्स मीट करेंगे वो भी आ रहे हैं. Then सैनिक स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय, for whom they are for the आम आदमी. पहले क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रहते थे. सैनिक स्कूल देखिए, अब मतलब आपको जाना पड़ेगा तिलैया में, वहाँ पे आपको मिलेगा सैनिक स्कूल, या सतारा में जाना पड़ेगा. तो स्टेट में एक हाथ दुखा होता था, अब तो सब जगह मिलेंगे. देयर इज अ हायर एजुकेशन के लिए भी कमीशन बैठा हुआ है, just to have everything smoother in higher education. Then whatever the things happens at the national level, may it be on the infrastructure side, health side. For example, health, we are having the largest vaccination program for COVID-19. No other country have this kind of program. In fact, in our vaccine diplomacy, we are providing free of cost to the other nations. Not only our Aam Aadmi, but Aam Aadmi of other countries also. We are thinking about them also. So India, in a way, thinks about Aam Aadmi only. Or for example, there is a provision for the increased post-matric scholarship has been increased for the SCs and STs. So ये कौन है? The poorest of the poor startup. तो ये सब क्या दर्शाता है कि हमारा जो बजट है, इट हैज़ बीन टारगेटेड फॉर द आम आदमी. और सीनियर सिटीजन जब सीनियर बनता है आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ एज, इट्स जस्ट लाइक अ चाइल्ड. तो उसको भी हम आम आदमी के कैटेगरी में ही लेंगे, क्योंकि वो भी जो है अपने आप कुछ बहुत कम चीज़ें कर पाता है. तो उसके लिए भी जो आपको इनकम टैक्स में जो एग्जेम्पशन दिया है, तो देखा जाएगा तो हर चीज़ में जो है फोकस इज ऑन आम आदमी. रिगार्डिंग द मिडिल क्लास कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने बताया है कि देखिए, जब हम कोई जैसे कपलिंग ऑफ इकोनॉमी कहा, वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी जो है, तो उसी तरह जो है जो भी बजटरी प्रोविजंस किए जाते हैं उसका ट्रिकल इफेक्ट होता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट होता है, सप्लीमेंट्री इफेक्ट होता है. तो फॉर एग्जांपल मनरेगा से हमारे ट्रेडर्स कम्युनिटी को भी फायदा हो जाता है. मिडिल क्लास मनरेगा से जो भी इनकम आता है उस और ये टैक्सेशन से जो भी इनकम आता है, वो जो मिडिल क्लास हमारे जो सैलरीड क्लास है उनको भी फायदा हो जाता है. अन्य बहुत सारी चीज़ें जो है इन अ वे इनडायरेक्टली अफेक्ट्स टू द मिडिल क्लास. मैं कुछ अन्य क्वेश्चंस पे भी मेरा ओपिनियन रखूँगा. जैसे संजय जी ने पूछा था कि रिवर्स माइग्रेशन कैसे रोका जाएगा. तो ऑलरेडी देयर आर स्कीम्स ऑल्सो, जैसे गरीब कल्याण रोजगार योजना है, नव परिवर्तन स्कीम ऑफ बिहार गवर्नमेंट है. तो ये सब चीज़ें जो है कि अपने यहाँ पे जो है जो लोग आए हैं उनको रिटेन करने के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार में लगातार हम लोग इम्पोर्ट करते आ रहे हैं तो काफ़ी पैसा देना पड़ता था देश को. हम लोगों को उससे रोजगार भी कम मिलता था, आम पब्लिक की सहभागिता कम रहती थी. आज सरकार ने इस चीज़ का निर्णय लिया है कि हम लोग अपने यहाँ स्टार्टअप करें, मेक इन इंडिया बनाए, अपनी इंडस्ट्री रखाएं. उसके लिए लगातार सरकार हम लोगों का
श्री राजीव विक्रम जी, श्री सचिव, उपस्थित व्यवसायी अतिथिगण, पे समीक्षा कार्यक्रम में आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। आप लोगों के कुछ भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पूर्वी चंपारण जिले में आज बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जिला प्रशासन के सौजन्य से बजट पे चर्चा आयोजित की गई थी। जो पैनलिस्ट हमारे थे, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यहाँ पे अन्य कॉलेजेस की प्रोफेसर्स और बिजनेसमैन, ये सब लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स रहे। तो मेन उद्देश्य इस चर्चा का ये था कि टेक अवे फ्रॉम द बजट्स क्या है, वो आम आदमी के लिए क्या है, किसान है उसके लिए क्या है, एक बिजनेसमैन के लिए क्या है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या है, ये सब जानना था। और एक ये विचार मंथन था कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हम हमारे किस तरीके से तैयारियां होनी चाहिए। सिर्फ बजट सुनने से या बजट समझने से नहीं चलेगा, उस बजट से कैसे हम राष्ट्र हित में काम कर सकते हैं, कैसे हम व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। तो एक एनलाइटमेंट था, इस विद्यार्थी भी शामिल हुए थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी MS कॉलेज के थे, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये प्रोग्राम रखा गया था। और इस तरीके के प्रोग्राम्स जो है समय समय पर यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। मैं आप सभी लोगों को एवं पूर्वी चंपारण जिला वासियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने हम और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उसकी के सौजन्य से ये